अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल मोइस चैनल। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री बताऊंगा जावा की। शॉर्ट हिस्ट्री बताऊंगा जावा की। बल्कि मैं शॉर्ट हिस्ट्री पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं शॉर्ट हिस्ट्री आपको जावा की बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री लिखी है और जावा की हिस्ट्री लिखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपना वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ओओपी। ओओपी का मतलब क्या है? ओओपी की फुल फॉर्म क्या है? ओ फॉर ऑब्जेक्ट, फिर ओ फॉर ओरिएंटेड, पी फॉर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओ ओ पी इज स्टार्टेड फ्रॉम 1962। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कब से स्टार्ट हुई थी, ये इसका स्टार्ट कब हुआ था, ये इसका कॉन्सेप्ट कब आया था, ये 1962 में आया था। द फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ओ ओ पी इज सिमुला वन। सिमुला वन जो था वो पहला प्लेटफॉर्म था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यानी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने थीसिस में जो है वो इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था, यानी उन्होंने अपने थीसिस बनाए थे। तो वो जो उनके थीसिस थे, जो उनकी रिसर्च थी, वो सिमुला वन के नाम से मशहूर हुई और वहीं से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ये सिमुला वन किसने प्रपोज किया? ये सिमुला वन जो है एलन के ने प्रपोज किया 1962 में। 1962 में एलन के ने सिमुला वन को प्रपोज किया और इसलिए हम कहते हैं कि सिमुला वन से ही जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि विच इज़, आगे ये लिखा हुआ है, अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे और जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये रिसर्च की और अपना थीसिस पेश किया, वो एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी है और उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ उथ। यूनिवर्सिटी ऑफ उथ। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड इट इज़ फर्स्ट ओओपी लैंग्वेज। और ये कौन सी? ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सिमुला वन कौन सी थी? ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आफ्टर दैट, उसके बाद सिमुला 67 कम्स इन 1967। उसके बाद सिमुला 67 आया, जो 1967 में सिमुला 67 आया। और सिमुला 67 comes in 1967, therefore it is called सिमुला 67। आगे ये भी लिखा हुआ है कि हम सिमुला 67 को सिमुला 67 क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1967 में आया। इसके बाद सिमुला 67 प्रपोज बाय ओले जॉन दाही एंड क्रिश्चियन नेगार्ड। सिमुला 67 जो है वो किसने पेश की थी? किसने जो है वो सिमुला 67 बनाई थी, क्रिएट की थी? उनमें जो थे, उनमें वो दो थे। एक तो था जो है वो प्रोग्रामर थे जिन्होंने सिमुला 67 को पेश किया। उसमें ओले जॉन दही था एक, और सेकंड जो थे वो थे क्रिश्चियन नाइगार्ड। और कहाँ इन्होंने ये बनाई? इन्होंने बनाई नॉर्वेजियन कंप्यूटिंग सेंटर। और ये नॉर्वेजियन कंप्यूटर सेंटर में इन्होंने बनाई और ये ओस्ले नॉर्वे में है। कहाँ पे है ये नॉर्वे में है। ये एक नॉर्वेजियन कंप्यूटर सेंटर, इसमें इन्होंने जो है वो सिमुला 67 बनाई। आगे लिखा हुआ है द चेंजेस
in the simula is the changes of building blocks which is present in simula 1 and it is also called OOP. सिमुला 1 से सिमुला 67 बनी, तो सिमुला 67 में क्या चेंजेस की गई? जो सिमुला 1 में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उस बिल्डिंग ब्लॉक्स में चेंजेस की गई। जब सिमुला 1 में बिल्डिंग ब्लॉक्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स में चेंजेस की गई जो सिमुला 1 में मौजूद थे, तो चेंजेस करने के बाद एक नई सिमुला बन गई जिसे हम सिमुला 67 कहते हैं। ठीक है, तो और ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद व्हेन द सिमुला 67 केम, when the Simula 67 came, one thing is added in Simula 67 and the name of this thing is hiding information. जब Simula 67 जो है वो जब Simula 67 आ गई, बन गई, यानी Simula 67 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई, तो उस टाइम इसमें एक और चीज़ ऐड की गई जिसे हम हाइडिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। When hiding information is added in Simula 67, particular language is formed which is called algol. जब Simula 67 में ये हाइडिंग इंफॉर्मेशन जो चीज़ है उसको ऐड किया गया, तो फिर एक और पार्टिकुलर लैंग्वेज बन गई जिसे हम अलगोल कहते हैं। अलगोल लैंग्वेज इज़ फॉर्म्ड इन 1967, ये भी 1967 के एरे में ही बनी। In 1980, a small talk is formed by using OOP language. 1980 में एक स्मॉल टॉक बनाया गया। कैसे बनाया गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके एक स्मॉल टॉक बनाया गया। स्मॉल टॉक इज़ यूज टू सेंड मैसेज टू वन एंड अदर। स्मॉल टॉक का क्या काम था? ये स्मॉल टॉक इस्तेमाल होता था एक दूसरे को मैसेज करने के लिए, यानी चैटिंग करने के लिए। मैसेज जो हम चैट करते हैं, तो एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए हम स्मॉल टॉक को यूज़ करते थे, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके बना था। इन 1980 बजन क्रिएटेड C++। 1980 में 1980 में बजन ने जो है वो C++ क्रिएट की। इन C++ ऑल 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ OOP इज प्रेजेंट। जो C++ लैंग्वेज है इसमें तमाम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी वो 4 ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो टोटल 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो C++ में मौजूद हैं। C++ is open source C++ is open source object oriented programming language। C++ एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे लिखा है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स एवरी प्रोग्रामर कैन यूज दिस लैंग्वेज। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि हर प्रोग्रामर इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। इन C++ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ OOP लैंग्वेज इज प्रेजेंट। ये तो मैंने पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद द नेम ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फॉलोइंग। जो C++ में बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं, जो कि 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो आज तक यूज़ हो रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो C++ में मौजूद हैं, उनके जो नेम है वो नीचे दिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन नंबर 1, नंबर 2 है इनकैप्सुलेशन, नंबर 3 है पॉलीमॉर्फिज्म एंड नंबर 4 है इनहेरिटेंस।
आगे ये भी लिखा हुआ है फ्रॉम 1980 till today no change comes in these four building blocks of OOP and in the present these building blocks is being used। तो क्या मतलब है कि 1980 से आज तक ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में कोई चेंजेस नहीं आई, ये फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में कोई चेंजेस नहीं आई, और ये प्रेजेंट में भी मतलब आज भी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं। आगे लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन द बुक ऑफ भजन और इन द रिसर्च पेपर ऑफ भजन। एक स्टेटमेंट जो है भजन की जिन्होंने C++ लैंग्वेज को क्रिएट किया, उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो उनकी बुक में या उनके रिसर्च पेपर में मौजूद है। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट आगे लिखा हुआ इन दिस स्टेटमेंट भजन सेड दैट सी वाज द पेरेंट लैंग्वेज ऑफ C++। इस स्टेटमेंट में भजन ने क्या कहा कि जो सी है वो पेरेंट लैंग्वेज है C++ की। इसके बाद लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट मीन्स C++ इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सी। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि C++ किस तरह बना, यानी भजन ने जो स्टेटमेंट दी कि सी वाज द पेरेंट ऑफ C++, इसका मतलब ये है कि जो C++ है वो सी लैंग्वेज की हेल्प से बनी है, यानी सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए C++ बनी है। सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए C++ बनी है। और इसके बाद लिखा हुआ है बट, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। दिस स्टेटमेंट मीन C++ इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सी। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो C++ है वो सी लैंग्वेज की हेल्प से बनी है। बट इन C++ फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ OOP इज ऑल्सो प्रेजेंट। लेकिन C++ में जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फोर ब्लॉक्स भी मौजूद है। ठीक है, एक तो C++ सी लैंग्वेज की हेल्प से भी बनी है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फोर ब्लॉक्स भी मौजूद हैं, यानी दोनों को सी लैंग्वेज की मदद से भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फोर ब्लॉक्स को एक साथ यूज़ करके एक लैंग्वेज बनाई गई जिसे हम C++ कहते हैं। आगे लिखा हुआ है सी लैंग्वेज इज़ द स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अब आगे हम लिखा हुआ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम जो जावा है उसकी कुछ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हमने जावा ही पढ़नी है इस सेमेस्टर में, तो जो जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी कुछ शॉर्ट हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। इन 1990 जावा वाज क्रिएटेड एट सन माइक्रोसिस्टम और सन कॉरपोरेशन। 1990 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी और इसको बनाने वाला जो कॉरपोरेशन थी वो सन कॉरपोरेशन उसका नाम था। सन माइक्रोसिस्टम या सन कॉरपोरेशन दोनों में से आप एक नेम बोल सकते हो। इसके बाद लिखा हुआ है जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग विद हिज टीम। जावा जो लैंग्वेज है वो जिसने बनाई थी उसका नाम था जेम्स गोसलिंग।
जेम्स गोस्लिंग ने जावा बनाई थी, लेकिन उसने अकेले नहीं बनाई थी, बल्कि इसको बनाने में उसकी टीम का भी किरदार था। इसके बाद लिखा है दिस जावा लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड और कम्प्लीटली क्रिएटेड इन 1991। जावा को बनाने में जावा जो है 1990 में कंप्लीट नहीं बनी थी, बल्कि जावा जो है कम्प्लीटली डेवलप कब हुई थी, यानी मुकम्मल तौर पे वो कब बनी थी, वो 1991 यानी 1991 में बनी थी। इसके बाद जावा बिकम्स ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 1995। फिर ये लैंग्वेज मार्केट में कब आई? ये लैंग्वेज मार्केट में 1995 को आई। 1995 को ये लैंग्वेज मार्केट में आई। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन कंपाइलर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। जावा मैंने आपको बता दिया कि ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे हर प्रोग्रामर यूज़ कर सके, यानी कि हर बंदा उस तक रसाई हासिल कर सके। इसके बाद लिखा हुआ है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंपाइलर की पर बेस करती है, यानी इसमें कंपाइलर यूज़ होता है। और कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिससे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कंपाइलर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम मशीन कोड भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन कोड भी कहते हैं। एंड देन लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, और दोबारा फिर लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। यानी कंपाइलर पहले हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कंप्यूटर की ज़ुबान में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके कि हमने लिखा क्या है। और उसके बाद कंप्यूटर उसको समझ के उसका रिज़ल्ट देता है अपनी लैंग्वेज में। फिर कंपाइलर क्या करता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन कोड कहते हैं, उसको दोबारा कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसमें हम जिस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कंपाइलर के आगे लिखा हुआ इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर भी कहलाता है। इसके बाद लिखा है द लैंग्वेज विच वी राइट इन सोर्स कोड, वो लैंग्वेज जो हम सोर्स कोड में लिखते हैं। एंड द लैंग्वेज विच इज़ प्रेजेंट इन कंसोल और इन ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? वो लैंग्वेज जो हम सोर्स कोड में लिखते हैं, वो लैंग्वेज जो हम सोर्स कोड में लिखते हैं, या और वो लैंग्वेज जो कंसोल में प्रेजेंट होती है, ऑब्जेक्ट कोड में प्रेजेंट होती है, वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। यानी इसका मतलब ये है कि एक वो लैंग्वेज, यानी अगर सिंपली मैं कहूँ तो जो लैंग्वेज हम प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जिस जगह हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं वो सोर्स कोड है, उसमें जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और फिर जो हमारा आउटपुट आता है, आउटपुट में जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, ब्लैक कलर की जो स्क्रीन आती है उसको हम कहते हैं कंसोल। कंसोल जो है वो उसमें भी जो लैंग्वेज हमें नज़र आती है लिखी हुई, वो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को सेकंड नेम है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी इंसानों को यानी इंसान उसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की तरफ आता हूँ। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है? JRE Act has virtual computer that interprets bytecode and translate it for the host computer. This sentence
means the process of translation of high level language to low level language or machine level language and then low level language or machine level language to high level language is happened in Java runtime environment। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शॉर्ट से मैं आपको बता देता हूँ कि जावा रनटाइम वो है कि जब जो है कंपाइलर जो है वो प्रोसेस ऐसा वो प्रोसेस यानी जावा रन टाइम वर्चुअल कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है, जो इंटरप्रेट करता है, डेट इंटरप्रेट बाइट कोड, उस कोडिंग को इंटरप्रेट करता है यानी उस कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में जो बाइट्स में होता है। ठीक है, बाइट्स क्या है? बाइट कोड मतलब वो कोड बाइट्स में होता है। बाइट का मतलब मेमोरी है, इस कैपेसिटी ऑफ मेमोरी है। बिट बाइट, ये आपने पढ़ा होगा, बिट बाइट, टेरा बाइट, गीगा बाइट, टेरा हेक्सा बाइट एंड सो ऑन। तो ये जो है ये बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है और ट्रांसलेट करता है होस्ट कंप्यूटर के लिए। होस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है? वर्चुअल कंप्यूटर कौन है? वर्चुअल कंप्यूटर क्या है? वर्चुअल कंप्यूटर अच्छा, ये वर्चुअल कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है। जे आर आई वर्चुअल कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है। और होस्ट कंप्यूटर क्यों है? होस्ट कंप्यूटर कौन सा है? वो कंप्यूटर जिसमें हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो होस्ट कंप्यूटर है। और जे आर ई क्या है? जे आर ई वर्चुअल कंप्यूटर है। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो इसका सिंपल आपको और सिंपल करके मैं आपको समझा देता हूँ कि इस सेंटेंस का मतलब ये है, जो हमने लिखा है जे आर ई एक्ट, जो हमने डबल कोटेशन में लिखा है, जे आर ई एक्ट हैज़ ए वर्चुअल कंप्यूटर दैट इंटरप्रेट्स बाइट कोड एंड ट्रांसलेट्स इट फॉर द होस्ट कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस होता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, और फिर लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस में होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में होता है। किस में होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में होता है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में वो प्रोसेस होता है। और वो जावा रन टाइम इसलिए हम कहते हैं कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट वर्चुअल कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर नहीं होता बल्कि ये वर्चुअल कंप्यूटर की तरह एक्ट करते हैं। यानी इसमें इस जो कंपाइलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पे हो रहा था। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है। इसके बाद नीचे आते हैं, लिखा हुआ है JDK। अब एक JDK भी है। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट टूल किट। JDK की फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट टूल किट। अब ये होता क्या है ये आगे चल के हम बताएंगे, इसको आप फिलहाल होल्ड करके रखें। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है व्हेन वी इंस्टॉल जावा देन टू थिंग्स JRE एंड JDK इज इंस्टॉल्ड विद जावा। जब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं तो दो चीज़ें हमारे साथ जब हम जावा को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो जावा को इंस्टॉल करने के साथ दो चीज़ें और इंस्टॉल हो जाती हैं, जिसमें JRE, वो दो चीज़ें JRE एंड JDK है। JRE मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और JDK है। JDK में आगे आपको बताता हूँ क्या होता है। ये दोनों चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इज हैपन इन JRE वाइल JDK इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब देखें यहाँ JDK के बारे में बताया हुआ है। पहले बताया हुआ है कि जब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं दो चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, JRE और JDK। जो कंपाइलिंग का प्रोसेस होता है, मैं आपको ऊपर JRE के बारे में बता चुका हूँ, यहाँ शॉर्ट लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इज हैपन इन JRE। जो मैंने ऊपर JRE के बारे में आपको समझाया है उसको अगर आप एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो आप ये लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इज हैपन इन JRE। JRE में कंपाइलिंग का प्रोसेस होता है, यानी JRE वर्चुअल कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है। जबकि JDK क्या करता है? JDK एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। यानी JDK हमारे पास IDE है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो JDK हमारे पास IDE है। IDE क्या है ये भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लें कि JDK हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। और अगर इसको, लेकिन इसका नाम JDK क्यों रखा है? जावा बेस IDE इज कॉल्ड JDK।
ये IDE अगर जावा में है तो इसलिए इसको JDK नाम दे दिया है, यानी ये जावा बेस है। जो IDE है हमारे पास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये जावा बेस है, इसलिए हमने इसको JDK का नाम दे दिया है। यहाँ पे आगे ये लिखा हुआ है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट IDE which is present in Java is called JDK। दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि सिंपली ये कह सकते हैं, जो IDE जावा में मौजूद होती है उसको हम JDK कहते हैं, यानी जो IDE जावा में मौजूद होती है उसको हम JDK कहते हैं। इसके बाद आ जाए मीडिया इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मीडिया क्या होता है? वैसे तो मीडिया हमने पढ़ा हुआ है, मीडिया क्या होता है? मीडिया एक मीडियम है जिसके ज़रिए जो हमारी वेव से सिग्नल वेव्स हैं, जो हमारी वेव्स ट्रांसफ़र करती हैं और वेव्स के ज़रिए हमारी कम्युनिकेशन होती है। ऐसा मीडियम जिसमें से हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वेव्स की फॉर्म में, वो मीडियम कौन सा है? वो मीडियम हमारे पास, उसको हम मीडिया कहते हैं। अब मीडिया, जो वैसे मीडिया होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक वायरलेस मीडिया होता है और एक जो है वायर मीडिया होता है। वायरलेस मीडिया आपको पता है कि वो मीडिया जिसमें वायर नहीं यूज़ होती, और जो है जिसमें एयर मीडियम होता है, एयर के ज़रिए वेव्स ट्रांसफ़र होती है। और वो मीडिया जिसमें वायर यूज़ होती है वाइड मीडिया, तो वो मीडिया एक अलग है, वो अलग मीडियम की बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में मीडिया क्या होता है। कंप्यूटर में मीडिया ये होता है, द टेक्स्ट और वीडियो और ऑडियो इन कंप्यूटर इज कॉल्ड मीडिया। आपने वर्ड, जैसे मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, ये सामने जो है टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है, ये जो है ये मीडिया है। ये क्या है? ये मीडिया है। अब इसी तरह कोई मैं वीडियो देख रहा हूँ कंप्यूटर में, तो वो वीडियो में दिखाई दे रही वो मीडिया है। कोई मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ या कोई मैं तिलावत सुन रहा हूँ कंप्यूटर में, तो वो मेरे पास मीडिया है। ठीक है। अब मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया क्या है? द कोलेब्रेशन और collection of audio, video, text and images और graphics is called multimedia। इन तमाम ऑडियो को, यानी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस या ग्राफिक्स को अगर हम ऐड कर लें, उनको कलेक्ट कर लें, तो वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। ठीक है। तो मल्टीमीडिया क्या है? उसमें हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस और जो हैं उनको हम एक साथ प्रेजेंट करें। ऐसा मीडिया जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और तस्वीरों को एक साथ, इमेजेस को एक साथ जो है रिप्रेजेंट करें, वो मीडिया हमारे पास मल्टीमीडिया कहलाता है। अब आगे ये लिखा हुआ है, बाय द लेट ऑफ 1990s जावा एट ब्राउट मल्टीमीडिया। 1990 के यानी 1990 जो दौर था उसमें उसके आखिर में जो है मल्टीमीडिया जो है वो बना। मल्टीमीडिया वो किस मदद से बना? वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से उसको बनाया गया, और वो इंटरनेट के लिए आया। यानी कि ये लिखा हुआ है, जावा हैड ब्राउट मल्टीमीडिया टू द इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट से, यानी कि आप ये समझ लें कि 1990 में जो है मल्टीमीडिया बना जावा की मदद से। जावा इज़ यूज इन फाइनेंशियल कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच इज़ यूज इन बैंक। जावा जो है वो फाइनेंशियल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है।
फाइनेंशियल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो हमारे पास बैंक में जितने भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि वो हमारा सैलरी की हिसाब किताब करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं। इसके बाद उसमें भी हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसके बाद नासा इज़ फॉर्म्ड ऑन बोर्ड कंप्यूटर फॉर रिकवर द डेटा एंड हैंडल द थिंग्स ऑन मार्स प्लेनेट। जो मार्स सियारा है हमारे पास, उसमें जो है एक नासा बहुत बड़ा इदारा है, उसने एक कंप्यूटर बनाया था। वो कंप्यूटर क्या करता था, जो हमारा मार्स प्लेनेट है उस पे जो उसके मार्स प्लेनेट पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हमारा जो नासा ने कंप्यूटर बनाया था, वो कंप्यूटर जावा की बेस में था, यानी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से वो कंप्यूटर बना था। और वो कंप्यूटर क्या करता था, मार्स प्लेनेट में जितनी भी चीज़ें हो रही होती थी उन सबको हैंडल कर रहा होता था। ठीक है, इसका मतलब ये है, आगे लिखा हुआ है, इन दिस कंप्यूटर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज, इट मीन्स जावा इज़ ए फेमस एज सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जावा एक बड़ी मशहूर और बहुत सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आप लिख सकते हैं, जावा इज़ मोस्ट सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज लार्ज कंपनीज सच एस नासा इज़ यूज जावा हैज़ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। जावा एक बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है, जैसा कि नासा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं, ये जावा को यूज़ करती है। और इसकी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। अभी जो वीडियो का बकिया हिस्सा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।